Hello students, welcome you all to Sigma Classes जोधपुर। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूं मैं आपको अपना। मेरा नाम है लोकेश टोगेशिया और मैं हूं आपका फिजिक्स मेंटोर। जी हाँ दोस्तों, आज से आप और हम यहां पर मिलकर के फिजिक्स क्लास 12th के बोर्ड लेवल प्लस जेई और नीट लेवल के फिजिक्स के कॉन्सेप्ट्स को सीखेंगे, बेहतरीन न्यूमेरिकल्स करेंगे, बेहतरीन प्रॉब्लम्स करेंगे और फिजिक्स की जड़ तक जाकर के फिजिक्स के हल ढूंढ करके लाएंगे। आज के बाद में मेरी ये कोशिश रहेगी गाइस कि आप लोगों के लिए फिजिक्स जो है वो कभी भी टफ ना हो। क्लियर? हम लोग ये सुनते आए हैं कि फिजिक्स इज अ क्वाइट टफ सब्जेक्ट, लेकिन मैं ये पूरी कोशिश करूंगा कि आपके आज के बाद में आप लोगों के लिए फिजिक्स सब्जेक्ट जो है वो कतई ही टफ नहीं होगा। बिकॉज फिजिक्स को पढ़ने के दो कॉन्सेप्ट्स या दो पॉइंट्स होते हैं बेटे। स्टूडेंट्स देख लीजिए, पहला व्हाट एंड दूसरा व्हाई। समझिएगा मेरी बात को, पहला व्हाट एंड दूसरा व्हाई। अगर आप कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं फिजिक्स से रिलेटेड तो आपको पता होना चाहिए कि हम क्या पढ़ रहे हैं और इसे हम क्यों पढ़ रहे हैं। अगर इन दो पॉइंट्स के आंसर हमें मिल जाते हैं तो फिजिक्स मान के चलिएगा आपके लिए कतई टफ नहीं होगी गाइस। बिकॉज फिजिक्स हमारी रोजमर्रा की जीवन शैली या मैं ये कहूं कि डेली लाइफ का हिस्सा है। तो डेली लाइफ का हिस्सा है तो वो तो हमें आनी ही चाहिए, वो हमें पता होनी ही चाहिए। अगर हम फिजिक्स नहीं पढ़ सकते तो क्या हम जीना छोड़ दें? बिकॉज उठते बैठते खाते पीते सोते हर जगह फिजिक्स की एप्लीकेशन है। आप अपने अराउंड आसपास में लाइट में, फैन में, किसी भी तरह की ठीक है एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस में आप फिजिक्स की एप्लीकेशंस को पाएंगे। इस वजह से फिजिक्स बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है गाइस, ये बिल्कुल भी बोर नहीं है। और आप आई होप जब मैं आज यहां से आपको क्लासेस में इन्वॉल्व करूंगा तो ये कतई आपको बोर लगेगा भी नहीं। क्लियर है? बेसिकली अपनी बात करूं तो मैं लोकेश टोगेशिया पिछले 5 साल से सिग्मा क्लासेस के साथ में जुड़ा हुआ हूं। बट कुछ कारणवश पिछले 1-1.5 साल से मैं श्री जियाराम जी के साथ में नहीं जुड़ पाया था। लेकिन गाइस आज से दोबारा से हम एक साथ कोलैबोरेट हुए हैं। मैं सिग्मा क्लासेस के साथ में जुड़ा हूं और मुझे आज 8 साल हो चुके हैं गाइस इस फील्ड के अंदर फिजिक्स पढ़ाते हुए। तो मैं ये पूरी कोशिश करूंगा कि अपना जो भी एक्सपीरियंस है मैं आपको डिलीवर करूं, आपको बेस्ट कंटेंट, बेस्ट कॉन्सेप्ट डिलीवर करूं। मार्गदर्शन मेरा रहेगा, मेहनत आपकी रहेगी। क्लियर गाइस? ठीक है, तो चलिए आज हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेंगे कि हम कौन सा टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, उस टॉपिक का इंट्रोडक्शन लेंगे और उसके बाद में गाइस ठीक है फ्रॉम 10th ऑफ जून, ध्यान रखिएगा मेरी बात को, ठीक है, फ्रॉम 10th ऑफ जून हमारी जो क्लासेस हैं फिजिक्स की वो कंटिन्यू हो जाएंगी। ओके गाइस, चलिए देखिए हम 12th का जो टॉपिक आज लेने जा रहे हैं बच्चे, उसका नाम है, देखिए क्लास 12th का टॉपिक जो हम लेने जा रहे हैं वो है डुअल नेचर ऑफ रेडिएशंस। ठीक है, इसके बारे में मैं पहले कुछ बात कर लेता हूं, उसके बाद में हम बोर्ड की तरफ जाएंगे। नो डोंट वरी, बोर्ड पर मैंने जो आपको मटेरियल जो प्रोवाइड करना है वो ऑलरेडी लिख करके रखा है, लेकिन पहले हम चीजों को समझे उसके बाद में हम बोर्ड पर जाएंगे। क्लियर गाइस? चलिए, तो डुअल नेचर ऑफ रेडिएशंस, हमारा जो चैप्टर 12th का क्लास का शुरू होने जा रहा है वो है डुअल नेचर ऑफ रेडिएशंस। यहाँ रेडिएशंस की अगर मैं बात करूं तो रेडिएशंस का मीनिंग होता है गाइस लाइट से, बिल्कुल लाइट से। तो डुअल नेचर ऑफ रेडिएशंस का मतलब, डुअल का मतलब होता है दो। तो लाइट के बेसिकली दो तरह के नेचर जो है वो पाए जाते हैं। क्लियर? ये चीज ये कहना चाह रही है। अब दो तरह के नेचर कैसे पाए जाते हैं? किसी भी मैटर पार्टिकल के नेचर दो तो नहीं हो सकते। तो इसके पीछे एक छोटी सी कहानी है, आइए उस कहानी को जानते हैं। ठीक है, मैं सुनाता हूं कहानी, बिल्कुल बोर नहीं होने दूंगा आपको। फिजिक्स क्लास में ध्यान रखिएगा गाइस, ठीक है, एंजॉयमेंट के साथ में पढ़ेंगे, एनर्जी के साथ में पढ़ेंगे, फुल ऑन। चलिए, तो गाइस कहानी कुछ इस प्रकार से है, जल्दी सुनेंगे ताकि उसके बाद में हम हमारे मेन मुद्दे पर आए। कहानी कुछ इस प्रकार से है कि अर्ली 20th सेंचुरी के अंदर जब लाइट के ऊपर सबका ध्यान गया, जो मेजर फिजिक्स के साइंटिस्ट थे उनका ध्यान गया और लाइट की स्टडी करना उन्होंने शुरू किया, तो सबसे पहले उन्होंने ये पता लगाना चाहा कि लाइट का नेचर किस तरह का है, लाइट किस तरह के नेचर की है, लाइट कैसे बिहेव कर रही है, किस तरह से ट्रेवल कर रही है मीडियम टू मीडियम के अंदर। इस थ्योरी में या इस स्टडी के अंदर जो सबसे पहले इन्वॉल्वमेंट हुई, जिन साइंटिस्ट की हुई, उनका नाम था बेसिकली सर आइजैक न्यूटन, जिनको हम बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। जो भी फिजिक्स के बारे में जानते हैं वो सर आइजैक न्यूटन को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं गाइस। ज्यादा तो मैं कुछ कहूंगा नहीं, ओके? हाँ, कम बोलो ज्यादा समझो।
चलिए, तो सबसे पहले जो साइंटिस्ट आए थे वो आए थे न्यूटन साइंटिस्ट साहब ने एक थ्योरी दी थी जिसको बोलते हैं कॉर्पस्क्यूलर थ्योरी। ध्यान रखिएगा गाइस, क्या थ्योरी दी थी? कॉर्पस्क्यूलर थ्योरी। गाइस, इस कॉर्पस्क्यूलर थ्योरी में उन्होंने ये डेमोन्स्ट्रेट किया था कि लाइट जो है, उस लाइट के अंदर छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, उन पार्टिकल्स को उन्होंने नाम दिया कॉर्पस्क्यूल्स या कॉर्पस पार्टिकल्स। क्लियर है? और उन्होंने ये कहा कि लाइट जो है इन कॉर्पस पार्टिकल्स की फॉर्म में लाइट की वेलोसिटी के साथ में ट्रेवल करती है गाइस। तो उनका जो समरी था, उनकी जो थ्योरी की समरी थी वो ये थी कि उन्होंने ये माना था कि लाइट जो है वो पार्टिकल नेचर में ट्रेवल करती है। कैसे ट्रेवल करती है गाइस? पार्टिकल नेचर में। सबसे पहले जो न्यूटन थे उनका कंक्लूजन ये था कि लाइट जो है वो पार्टिकल नेचर में ट्रेवल करती है। आप यहां देख सकते हैं, देखिए, सबसे पहले डुअल नेचर ऑफ रेडिएशंस, उसमें स्टडी अबाउट द नेचर ऑफ लाइट की बात कर रहे हैं हम। उसमें सबसे पहले आ रहा है गाइस न्यूटन्स कॉर्पस्क्यूलर थ्योरी। सबसे पहले न्यूटन ने थ्योरी दी थी अबाउट द नेचर ऑफ लाइट। किस तरह की थ्योरी दी थी? दैट लाइट इज अ कॉर्पस पार्टिकल। देख पा रहे हैं आप यहां पर, लाइट किस तरह का पार्टिकल है गाइस? कॉर्पस पार्टिकल है, छोटे छोटे टाइनी पार्टिकल्स है, और ये कैसे ट्रेवल कर रहे हैं? विद द स्पीड ऑफ लाइट। क्लियर है? चलिए, तो इस थ्योरी के बाद में जब न्यूटन ने थ्योरी दे दी तो सबने मान लिया कि हाँ भाई, न्यूटन साहब ने बोल दिया कि लाइट जो है वो पार्टिकल्स की फॉर्म में ट्रेवल कर रही है, तो सबने एक मत से मान लिया था, क्योंकि उस टाइम न्यूटन का जो ओहदा था फिजिक्स के मामले में बहुत बड़ा हो चुका था। बट उसके कुछ समय बाद में फिर से दोबारा से एक साइंटिस्ट आया जिनका नाम था हाइगन। आप इसे वेव ऑप्टिक्स के अंदर पढ़ेंगे गाइस। आपका जो चैप्टर है वेव ऑप्टिक्स, क्लास 12 का ही बिल्कुल वेव ऑप्टिक्स का चैप्टर है, उसी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हाइगन का। क्लियर है? तो वो ही हाइगन जो महाशय थे वो आए और उन्होंने एक थ्योरी दी थी जिसको हम बोलते हैं हाइगन्स वेव थ्योरी। क्लियर? हाइगन्स वेव थ्योरी के अंदर इन्होंने माना कि नहीं साहब, लाइट जो है वो पार्टिकल्स की फॉर्म में ट्रेवल नहीं करती है मीडियम में, लाइट जो है वो वेव की फॉर्म में ट्रेवल करती है। किस फॉर्म में ट्रेवल करती है गाइस? वेव की फॉर्म में, तरंगों के रूप में जो है लाइट जो है वो ट्रेवल करती है। और किस तरह की तरंगे होती है ये तरंगे होती है, ये भी इन्होंने बताया कि ये वेव्स होती है ट्रांसवर्स वेव्स। कैसी वेव्स होती है गाइस? ट्रांसवर्स वेव्स। क्लियर? आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा कि दो तरह की मैकेनिकल वेव्स होती है, ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल। क्लियर? उसमें से ये ट्रांसवर्स वेव जिसमें क्रीस्ट और ट्रफ होते हैं गाइस, आई होप आपने पढ़ा होगा, क्रीस्ट और ट्रफ होते हैं। तो ट्रांसवर्स वेव्स की फॉर्म में जो है वो मीडियम टू मीडियम लाइट जो है वो ट्रेवल करती है। तो हाइगन की ये थ्योरी थी। तो पहले हमारे हो गए न्यूटन साहब, उसके बाद में हाइगन साहब। लेकिन क्योंकि मैंने आपको बताया कि न्यूटन का ओहदा बहुत बड़ा था फिजिक्स के मामले में, तो हाइगन की थ्योरी को ज्यादा किसी ने तवज्जो नहीं दी, बिल्कुल ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी हाइगन की थ्योरी को, क्योंकि सबने कहा कि न्यूटन ने कहा है पार्टिकल, तो पार्टिकल अभी कैसे मान ले। बट उसके बाद में एक साइंटिस्ट और आए, उन्होंने स्टडी की। कौन आए? मैक्सवेल। कौन आए? मैक्सवेल। ये ग्लेन मैक्सवेल नहीं है, ऑस्ट्रेलिया वाले, ध्यान रखिएगा। हो सकता है उनके कोई दादा परदादा ही हो, लेकिन वो नहीं है। तो ग्लेन मैक्सवेल मैक्सवेल आए और मैक्सवेल ने एक थ्योरी दी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पर स्टडी कर रहे थे ये मैक्सवेल। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरली कौन सी वेव्स होती है गाइस? जो हम देखते हैं कि आजकल मोबाइल सिग्नल्स के अंदर, इंफ्रारेड सिग्नल्स के अंदर जो वेव्स जिस वेव फॉर्म में ट्रांसफर होते हैं, हम पढ़ेंगे इसको कम्युनिकेशन चैप्टर के अंदर। तो जिस वेव फॉर्म में ट्रांसफर होते हैं उनको हम जनरली बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। क्लियर है? लाइट इज ऑल्सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। क्लियर है? इसका एक पूरा लेखा जोखा होता है, एक चिट्ठा होता है जिसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बोलते हैं। हम पढ़ेंगे इसी कम्युनिकेशन में। तो जब इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्टडी कर रहे थे तो दोबारा से मैक्सवेल ने क्या माना? दैट लाइट इज अगेन विच फॉर्म ऑफ वेव फॉर्म ऑफ नेचर। क्लियर है? इन्होंने ये माना दोबारा कि लाइट का जो नेचर है वो कैसा नेचर है गाइस? वेव नेचर है। बात समझ में आ रही है आपको मेरी? क्लियर है? ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है हमें। क्लियर है? ये तो बहुत पुराने जैसे इतिहास की बातें हो गई, थोड़ी बहुत पता होनी चाहिए हमें। क्लियर है? इसको डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है। जिन चीजों को डिटेल में पढ़ने की जरूरत आएगी उनको हम डिटेल में पढ़ेंगे, उनको हम खोद के निकालेंगे उसमें से कॉन्सेप्ट। ध्यान रखिएगा गाइस, घबराने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है, आपको मेरे साथ में बने रहना है बस। क्लियर है? तो मैक्सवेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी में अगेन मैक्सवेल ने क्या माना था गाइस के लाइट जो है वो अगेन किस फॉर्म नेचर की है? वेव नेचर की। क्लियर? बट उसके बाद में फिर से दोबारा से कुछ टाइम बाद में एक और स्टडी हुई जिसके अंदर कौन आए? मैक्स प्लांक। आपने सुना होगा, आई होप केमिस्ट्री के अंदर सुना होगा, एक साइंटिस्ट आए मैक्स प्लांक, जिनको क्वांटम फिजिक्स का फादर ऑफ क्वांटम फिजिक्स भी माना जाता है, क्वांटम फिजिक्स का जनक। क्लियर है? मैक्स प्लांक, उनकी थ्योरी थी क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट। सबसे पहले क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट जो थी वो मैक्स प्लांक ने दी थी। क्वांटम क्या होता है? क्वांटम बेसिकली क्या होता है? क्वांटा ऑफ लाइट। लाइट का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल को क्वांटा भी हम बोलते हैं। क्लियर है? तो उन्होंने लाइट के ऊपर स्टडी की और ये पाया कि लाइट जो है वो छोटे छोटे क्वांटा पार्टिकल्स की फॉर्म में ट्रेवल करती है, अगेन जिनको उन्होंने क्या नाम दिया? क्वांटा। ध्यान रखिएगा, लाइट जो है वो छोटे छोटे क्वांटा पार्टिकल्स की फॉर्म में ट्रेवल करती है और यही क्वांटास आगे जाकर के इनको नाम मिला फोटॉन।
क्या नाम मिला गाइस? फोटोन। ये फोटोन जो होते हैं ये छोटे छोटे एनर्जी पैकेट्स या एनर्जी बंडल्स कह सकते हैं आप, वो होते हैं। क्लियर? एनर्जी पैकेट्स या एनर्जी बंडल्स होते हैं। क्लियर है? और हर फोटोन की जो एनर्जी है वो मैक्स प्लांक ने डिफाइन की बाय E इज इक्वल टू एच न्यू। ध्यान रखिएगा, ये फॉर्मूला बहुत ज्यादा काम आने वाला है हमारा इस पूरे चैप्टर के अंदर। इस फॉर्मूले के बिना कुछ पॉसिबल नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। E इज इक्वल टू एच न्यू। क्लियर है? कैसे कैसे एप्लीकेशन है वो हम आगे देखेंगे। क्लियर? E इज इक्वल टू एच न्यू। ये क्या दिया? ये मैक्स प्लांक में माना गया हर एक फोटोन लाइट के अंदर, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, आप जानते होंगे लाइट क्या है? लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। और ये एनर्जी किसके पास थी? मैक्स प्लांक ने अपनी थ्योरी में ये कंक्लूड किया कि ये एनर्जी जो थी गाइस, ये एनर्जी उन छोटे छोटे एनर्जी बंडल्स या एनर्जी पैकेट्स के पास में थी। कितनी? किस फॉर्म में? एच न्यू फॉर्म में। किस फॉर्म में? एच न्यू। वेयर एच इज व्हाट? प्लांक्स कांस्टेंट। एच यहां पर क्या है हमारा? प्लांक्स कांस्टेंट, जिसकी एक वैल्यू होती है फिक्स 6.62 10⁻34 जूल इनटू सेकंड्स। आप जानते भी होंगे शायद, अगर नहीं जानते होंगे तो इसको नोट कर सकते हैं आप। 6.62 10⁻34 जूल इनटू सेकंड्स। और वेयर एज न्यू इज व्हाट? न्यू यहां पर है बेटा फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। लाइट जिस फ्रीक्वेंसी से, लाइट के क्वांटम पार्टिकल्स जो है ये वाइब्रेटरी पार्टिकल्स हुआ करते थे। ऐसा माना जाता था क्वांटम थ्योरी के अंदर कि लाइट के पार्टिकल्स कैसे पार्टिकल्स है? वाइब्रेटरी पार्टिकल्स हैं। ये वाइब्रेशंस करते हुए चलते हैं। तो वाइब्रेशंस करते हुए चलते हैं तो इनकी कुछ फ्रीक्वेंसी, इनकी कुछ वेवलेंथ होती है। तो वहीं पे ये फ्रीक्वेंसी क्या है, वेवलेंथ क्या है, घबराने की जरूरत नहीं है स्टूडेंट्स। अगर आपको इस चीज को नहीं पता, आप नहीं जानते, तो डोंट वरी, मैं आपको ये चीज वापस एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि यहां पर फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के कॉन्सेप्ट्स क्लियर होना बहुत जरूरी है। ओके, तो डोंट वरी, घबराने की बात नहीं है। आगे चलते हैं हम आगे चलेंगे। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे मैं आपके फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के कॉन्सेप्ट्स को भी बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर कर दूंगा। डोंट वरी अबाउट दैट। क्लियर है? तो ये बेसिकली जनरली अगर देखा जाए तो लाइट की स्टडी का इतिहास एक तरह से रहा हुआ है गाइस। क्लियर? कैसे कैसे? न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी, हाइगन्स वेव थ्योरी, मैक्सवेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, मैक्स प्लांक्स क्वांटम थ्योरी। तो जब तक ये थ्योरीज, ये मतलब और भी इनके बीच में थ्योरीज आई थी, लेकिन ये सबसे ऑथेंटिक थ्योरीज है, ऑथेंटिक डिस्कवरीज, ऑथेंटिक ऑब्जर्वेशन है, तो उन्हीं को हमने यहां पर इंक्लूड किया है। क्लियर है? तो यहां तक क्या हुआ, जब बड़े बड़े साइंटिस्ट के बीच में यहां तक कॉन्फ्लिक्ट होने लग गए, ठीक है, रिगार्डिंग द नेचर ऑफ लाइट। लाइट के नेचर को लेकर के यहां पर बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स होने लगे। कॉन्फ्लिक्ट का मतलब क्या? वाद विवाद। ठीक है, किसी ने कहा वेव नेचर का है, किसी ने कहा पार्टिकल नेचर का है। तो अब क्या किया जाए? तो ऑब्वियसली बात है, अच्छा ये सारी थ्योरीज अपने अपने में सही भी थी, ऑथेंटिक भी थी, इनको आप डिनाई नहीं कर सकते, आज की तारीख में भी आप इनको डिनाई नहीं कर सकते। तो फिर क्या किया जाए? तो यहां पर ये कंफ्यूजन क्रिएट हो गया। तो फिर काफी सारे साइंटिस्ट की कॉन्फ्रेंस हुई, उस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने सर्वसम्मति से, जैसे कहते हैं ना कि भाई म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से ये मान लिया कि लाइट हैज डुअल नेचर। लाइट के कितने नेचर हो सकते हैं? डुअल नेचर। कभी कभार वो पार्टिकल नेचर की तरह बिहेव करती है, तो कभी कभार वो वेव नेचर की तरह बिहेव करती है। ऐसा पॉसिबल है? ऐसा पॉसिबल है क्या? ऐसा पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके माइंड में ये आया होगा कि क्या सर ऐसा पॉसिबल है कि लाइट अपनी इच्छा से कभी एज अ पार्टिकल नेचर बिहेव करे, अपनी इच्छा से ऐसा कभी वेव नेचर बिहेव करे? तो ऐसा पॉसिबल नहीं है मेरे मित्रों, ऐसा पॉसिबल नहीं है मेरे दोस्तों। तो इस कॉन्फ्यूजन को, इस ठीक है एम्बिग्यूटी को आगे जाकर के एक और साइंटिस्ट आएंगे, मैं यहां पर नाम नहीं लिख पाया हूं, लेकिन मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं कि आगे जाकर के एक साइंटिस्ट आते हैं जिनका नाम था डी ब्रोगलीज। क्या नाम है दोस्तों? डी ब्रोगलीज। ये जो साइंटिस्ट थे डी ब्रोगली, इनका रोल इसलिए इंपॉर्टेंट माना जाता है कि इन्होंने इस कंफ्यूजन को क्लियर किया, इस एम्बिग्यूटी को दूर किया रिगार्डिंग द नेचर ऑफ लाइट। लाइट का जो नेचर है उसके बारे में वहां पर जो डाउट्स हमें आते हैं, क्योंकि हम यहां तक मान चुके थे कि लाइट के दो नेचर है, पार्टिकल और वेव। तो दोनों कैसे हो सकते हैं? एक ही टाइम पे दो नेचर पॉसिबल नहीं है, या अलग अलग कंडीशंस में अलग अलग नेचर पॉसिबल नहीं है गाइस। क्लियर है? तो इस एम्बिग्यूटी को किसने कंप्लीट कवर किया, किसने रिकवर किया? उनका नाम था डी ब्रोगली। अब ये उन्होंने क्या थ्योरी दी, कैसे प्रूफ दिए, क्या उनके ऑब्जर्वेशंस थे, क्या उनके कंक्लूजन्स थे, क्या उनके पोस्टुलेट्स थे, वो हम आगे पढ़ेंगे। क्लियर है? आपको घबराने की जरूरत नहीं है, वो हमारे चैप्टर का पार्ट है। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है, डी ब्रोगली के कॉन्सेप्ट जो है वो हमारे चैप्टर में आ रखे होंगे। क्लियर है गाइस? तो आई होप आपको ये चीजें समझ में आई होगी। ठीक है, जो मैंने बोला वो समझ में आया होगा कि क्या हुआ था, क्या शुरुआत कहां से हुई थी। ये डुअल नेचर ऑफ रेडिएशंस की उसकी बात है। ध्यान रखिएगा गाइस, आज के बाद जब भी फिजिक्स आप पढ़ेंगे, मैंने आपको क्या बोला है कि आप कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं तो आपको दो चीजें उसके बारे में पता होनी चाहिए, व्हाट एंड व्हाई। तो व्हाट का आंसर दिया है मैंने आपको यहां पर। क्लियर है? डुअल नेचर ऑफ व्हाट एंड व्हाई दोनों। डुअल नेचर ऑफ रेडिएशंस, व्हाट क्या पढ़ रहे हो आप? लाइट के दो नेचर होते हैं,
वो पढ़ रहे हैं। और क्यों होते हैं, तो अलग अलग थ्योरीज थी, क्लियर है। क्यों होते हैं, कुछ फिनोमिना होते हैं, कुछ ऑब्जर्वेशन होते हैं, वो एग्जांपल्स भी मैं आपको लिख देता हूं कि किन किन एग्जांपल्स में लाइट का वेव नेचर पाया जाता है, किन किन एग्जांपल्स या ऑब्जर्वेशन में लाइट का पार्टिकल नेचर पाया जाता है। तो यहां तक बात आपको समझ में आई, आई होप आपको यहां तक बात समझ में आई होगी। तो प्लीज इसे नोट कीजिए, तो हम आगे बढ़ते हैं। क्लियर है, ओके। चलिए, तो आई होप आपको वहां तक बातें समझ में आई होंगी और वो सारी क्लियर भी होंगी। क्लियर है, देखिए यहां पर एक छोटा सा चार्ट बनाया है मैंने, ठीक है, रिगार्डिंग द नेचर ऑफ लाइट। देखिए रेडिएशन, रेडिएशन का मतलब बेसिकली क्या होता है, लाइट। लाइट के दो नेचर पाए जाते हैं बेसिकली। पहला वेव नेचर, वन इज वेव नेचर एंड अदर वन इज पार्टिकल नेचर। वेव नेचर में किस तरह की वेव होंगी गाइस, ट्रांसवर्स वेव। क्लियर, प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि जब आप लेक्चर देख रहे हो तो अपने साथ में पेन और पेपर जरूर रखें और हाथों हाथ साथ ही साथ नोट्स प्रिपेयर करते चलें। क्लियर है, यही नोट्स आपके एग्जाम्स में काम आने वाले हैं गाइस। क्लियर है, यही आपका सबसे बड़ा हथियार बनेगा, ध्यान रखिएगा, बोर्ड्स को और डिफरेंट डिफरेंट कॉम्पिटिटिव लेवल एग्जाम्स को फाइट करने के लिए। तो मेरी सलाह मानिएगा, ठीक है, जब भी आप लेक्चर देख रहे हो तो प्लीज नोट्स जरूर प्रिपेयर करें साथ साथ। ओके, तो पहला है वेव नेचर, जिसके अंदर किस तरह की वेव मानी गई है लाइट को, ट्रांसवर्स वेव। क्लियर गाइस, और दूसरा है पार्टिकल नेचर। तो वेव किस तरह की मानी गई, ट्रांसवर्स वेव। और कौन कौन से फिनोमिनास या कौन कौन से एग्जांपल्स में आपको वेव लाइट का नेचर जो है वो वेव नेचर, ठीक है, मिलता है, उनके कुछ एग्जांपल्स है यहां पर। देखिए जैसे इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन। क्लियर है, अगेन ये सारे टॉपिक्स आपको पढ़ने को मिलेंगे कहां गाइस, वेव ऑप्टिक्स, जो हमारा चैप्टर आएगा। क्लियर है, जल्दी हम उस चैप्टर को लेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। क्लियर है, एक एक करके सारे कॉन्सेप्ट खोलेंगे गाइस, ठीक है, फिजिक्स का सारा पिटारा खोलेंगे हम यहीं पर, ध्यान रखिएगा। क्लियर है, एक एक कॉन्सेप्ट को, ठीक है, अच्छे से क्लियर आउट करना है आपको। क्लियर, फिजिक्स रटनी नहीं है, फिजिक्स समझनी है कि रात को अगर 2 बजे भी कोई नींद से उठा करके आपको फिजिक्स का कोई कॉन्सेप्ट पूछ ले तो गाइस, ठीक है, बिल्कुल तोते की तरह आपके जबान पर होना चाहिए। ओके, इस तरह से प्रिपेयर करना उसको। क्लियर है, मैं करवाऊंगा बिल्कुल, डोंट वरी अबाउट दैट, मैं हूं आपके साथ। चलिए, तो किस तरह की व्यूज है, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन, ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो कि वेव ऑप्टिक्स में आपको देखने को मिलेंगे, जिसके अंदर लाइट का जो नेचर है वो किस तरह से ऑब्जर्व किया जाता है, लाइक अ वेव नेचर। ओके गाइस, ठीक है, वेयर, ठीक है, पार्टिकल नेचर जो है लाइट का, जिसको हम बोलते हैं एनर्जी पैकेट्स या फोटोन। देख पा रहे हैं आप, एनर्जी पैकेट्स या फोटोन। क्लियर है, ये फिनोमेना कौन कौन से ऑब्जर्वेशंस में देखने को मिलता है आपको, वन इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, अगेन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्लियर है, इस चैप्टर की आत्मा, इस चैप्टर का बेस, आधारभूत, कुछ भी कह सकते हैं आप, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्लियर है, ठीक है, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। क्लियर, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। दूसरे इफेक्ट्स हैं जैसे क्रॉम्पटन इफेक्ट गाइस, क्रॉम्पटन इफेक्ट, स्टार्क इफेक्ट। क्लियर है, क्रॉम्पटन इफेक्ट और स्टार्क इफेक्ट। क्रॉम्पटन इफेक्ट, स्टार्क इफेक्ट फिलहाल आपके 12th के सिलेबस में नहीं है, ये आपको हायर स्टडीज पर मिलेंगे, लेकिन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हमारे सिलेबस में है और वो इसी चैप्टर के अंदर है गाइस, डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन में। बहुत जल्द हम उस टॉपिक पर आने वाले हैं। तो जब हम ये टॉपिक पढ़ते हैं तो ये फिनोमेना, ये एक्सपेरिमेंट, ये ऑब्जर्वेशन जो है, ये इस चीज को प्रूव करता है दैट लाइट हैज अ पार्टिकल नेचर। लाइट जो है वो छोटे छोटे एनर्जी बंडल्स, एनर्जी पार्टिकल्स की फॉर्म में क्या कर रही है, ट्रेवल कर रही है। तो ये कुछ ऑब्जर्वेशन और एग्जांपल्स हैं जो लाइट की नेचर को डिस्क्रिमिनेट करते हैं गाइस। डिस्क्रिमिनेट करने का मतलब डिफरेंशिएट करते हैं कि इन फिनोमेनास में लाइट को ट्रीट किया जाता है लाइक वेव नेचर, वेयरएज इन फिनोमेनास में लाइट को ट्रीट किया जाता है एज एन पार्टिकल नेचर। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? ओके, अगर मेरी बात समझ में आ रही है तो बहुत ही अच्छी बात है, आप जल्दी से इसे नोट करें और हम आगे अगले टॉपिक पर चलते हैं गाइस हमारे। ओके, चलिए नोट कीजिए। चलिए गाइस, तो वहां तक बात समझ में आएंगे आपको। अब हम स्टार्ट करते हैं, देखिए एक इंपॉर्टेंट, ठीक है, टॉपिक से, जिस टॉपिक का नाम है फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन मेटल। फ्री इलेक्ट्रॉन इन मेटल। देखिए आप सबने कहीं ना कहीं सुना होगा, आप में से बहुत लोगों ने सुना होगा, अगर नहीं सुना भी होगा तो कोई बात नहीं, कि जो मेटल होता है, मेटल जो होता है वो किससे मिलकर के बना होता है गाइस? एटम से। वैसे तो हर मेटल पार्टिकल जो है वो किससे मिलकर के बना हुआ है? एटम से। तो मेटल पार्टिकल जो, ये मेटल्स जो होते हैं वो एटम से मिलकर बने होते हैं और हर एटम के आउटर मोस्ट शेल में कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं गाइस वो फ्री होते हैं। क्या होते हैं? फ्री होते हैं। इन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स को हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं गाइस? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ध्यान रखिएगा, अगर आपको केमिस्ट्री आपने पढ़ी हुई है, आई होप वैसे तो आपने केमिस्ट्री पढ़ी होगी, क्लियर है, जियाराम जी सर द बेस्ट केमिस्ट्री टीचर ऑफ सिग्मा क्लासेस जोधपुर, ठीक है, जोधपुर में उनका नाम है तो कहने की बात ही नहीं है। तो गाइस अगर आपने मेटल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जिसको हम
इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी बोलते हैं हिंदी में। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आप बनाते हैं किसी भी मेटल की, जैसे कॉपर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, आयरन हो गया, तो उसके हमेशा लास्ट वाले आउटर मोस्ट शेल में आप कुछ इलेक्ट्रॉन्स देखेंगे जो हमेशा फ्री होते हैं गाइस। क्लियर है? आई होप आपको ये चीज समझ में आ रही होगी। तो हर एटम के पास में, ध्यान रखिएगा, मेटल के हर एटम के पास ये कंडीशन होती है कि उसके जो आउटर मोस्ट शेल होता है या आउटर मोस्ट ऑक्टेट होता है वो हमेशा पार्शियली फिल्ड होता है। कंप्लीटली फिल्ड नहीं मिलेगा आपको कभी भी। पार्शियली फिल्ड मिलने का मतलब क्या कि कुछ इलेक्ट्रॉन्स वहां पर हमेशा क्या रहेंगे, फ्री रहेंगे, लूजली बॉन्डेड रहेंगे। किसके साथ? न्यूक्लियस के साथ ऑफ एन एटम गाइस। क्लियर है? यहां पर देख पा रहे हैं आप, मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया है। ये क्या है? स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम है। इसको समझने की कोशिश करना बेटा। क्लियर है? क्या कह रहा है देखिए, मैं पहले इसको एक्सप्लेन कर देता हूं। In metal, electrons in the outermost shell, called valence electrons of the atoms, are loosely bound. They are quite free to move easily within the metal surface, but cannot leave the metal surface. तो होता क्या है यहाँ पर कि देखिए, ये एक एटम का स्ट्रक्चर है, बेसिक एटॉमिक स्ट्रक्चर है। अगर आपको आता है तो अच्छी बात, नहीं आता तो कोई बात नहीं, हम नेक्स्ट चैप्टर में इसको कवर करेंगे गाइस, एटॉमिक फिजिक्स के अंदर। डोंट वरी, घबराने की जरूरत नहीं है। चलिए आइए इधर देखें। तो देखिए ये एक बेसिक एटम का स्ट्रक्चर है। सबसे बीच में क्या है यहाँ पर गाइस? न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स, हम जानते हैं। और ये क्या है? ये आउटर मोस्ट शेल्स हैं, या जिनको हम एनर्जी लेवल्स भी बोल सकते हैं, ऑक्टेट्स भी बोल सकते हैं। तो सबसे बाहर वाला जो ऑक्टेट है गाइस, इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स आपको दिख रहे हैं ना, ये वाला इलेक्ट्रॉन, ये वाला इलेक्ट्रॉन, ये वाला इलेक्ट्रॉन, इन्हीं इलेक्ट्रॉन को हम क्या बोलते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं बच्चों? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्लियर है? क्योंकि इन वैलेंस इलेक्ट्रॉन की ड्यूरी, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इन वैलेंस इलेक्ट्रॉन की दूरी न्यूक्लियस से बहुत ज्यादा है, तो यहां पर जो स्थिर विद्युत बल है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच में अप्लाई होता है, वो बहुत कम होगा। और उसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन जो है वो थोड़ी सी थर्मल एनर्जी गेन करने पर, अब ये थर्मल एनर्जी क्या वाला है भैया? तो थर्मल एनर्जी और कुछ नहीं है गाइस कि जब किसी भी मेटल को आप रूम टेम्परेचर पर लेकर आते हैं, रूम टेम्परेचर आप जानते होंगे, जनरली आपके नॉर्मल रूम का टेम्परेचर 25 से 30 डिग्री, 27 डिग्री। क्लियर है? जब आप उस रूम टेम्परेचर पर लेकर आते हैं तो आपके जो ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनको एटमॉस्फेयर से, वातावरण से थर्मली एनर्जी मिलती है। क्या मिलती है गाइस? एनर्जी, क्योंकि हीट होती है रूम टेम्परेचर पे ना। नॉर्मली फ्रिज के कंपैरेटिवली तो ठंडा होगा ना, गर्म होगा ना भाई, सॉरी ठंडा नहीं, गर्म होगा ना। तो गर्म होने से क्या, गर्माहट क्या है? गर्माहट इज एन सोर्स ऑफ एनर्जी। तो इन वैलेंस इलेक्ट्रॉन को ध्यान रखिएगा, क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। उस एनर्जी को ये गेन करके बच्चा लोग क्या कर जाते हैं? इस इलेक्ट्रोस्टैटिक, वीक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से फ्री हो जाते हैं और फ्री होकर के इस एटम को छोड़ देते हैं। लेकिन छोड़ करके जाते क्या है? छोड़ करके जाते कहीं नहीं है, ध्यान रखिएगा, ये रैंडमली मूव करते हैं गाइस। कहां मूव करते हैं? मेटल सरफेस के ऊपर, मेटल सरफेस के ऊपर। क्लियर है? ये मेटल सरफेस पर रैंडमली मूव करते हैं। इसको भी हम और ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे बच्चों, जब हम पढ़ेंगे सेमीकंडक्टर्स, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। तो जैसे ही इनको हल्की सी थर्मल एनर्जी मिलती है तो ये अपना बॉन्ड जो है वो क्या करते हैं? ब्रेक कर देते हैं। क्लियर है? और ब्रेक करके इस न्यूक्लियस के साथ में ब्रेक कर देते हैं, एटम से बाहर निकल जाते हैं, फ्री हो जाते हैं। समझ में आ रही बात? और फ्री होकर के रैंडमली क्या करते हैं? मेटल सरफेस पर मूव करते हैं। लेकिन रैंडमली मूव करने का मतलब क्या है? रैंडमली मतलब किधर भी, कहीं भी जा सकते हैं। क्लियर है? कहीं भी जा सकते हैं। आपको ये चीज समझ में आ रही है बच्चों? क्लियर है? देख पा रहे हैं इसको? क्या मैं इसको रब कर सकता हूं थोड़ा सा? क्लियर है? मुझे इसको रब करने की रिक्वायरमेंट है। देखिए मैं इसको यहां पर रब कर देता हूं। ठीक है? देखिए सपोज कर लीजिए ये आपकी एक मेटल प्लेट है। ठीक है? यहां पर खूब सारे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये क्या हो चुके हैं गाइस? थर्मल एनर्जी गेन करके फ्री हो चुके हैं। ये थर्मल एनर्जी गेन करके फ्री हो चुके हैं। तो ये सब क्या है? ये सब इधर 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 रैंडम मूव करते रहते हैं सरफेस पर। क्लियर है? मेटल के सरफेस पर रैंडमली मूव करते रहेंगे। क्लियर है? क्यों मूव करते रहेंगे? क्योंकि इनके ऊपर किसी भी तरह का कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा। ध्यान रखिएगा, किसी भी तरह का ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, पोटेंशियल डिफरेंस, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा। इस वजह से ये फ्री हैं मेटल सरफेस पर कहीं भी जाने के लिए। तो दूसरी बात हमारे सामने ये आती है कि अगर ये कहीं भी जाने के लिए फ्री हैं गाइस, तो क्या ये मेटल सरफेस से बाहर नहीं आ सकते? बिल्कुल आना चाहिए। अगर ये कहीं भी जाने के लिए फ्री है तो ये मेटल सरफेस से इनको बाहर भी आना चाहिए। लेकिन ठीक है, सॉरी टू इंटरप्ट यू, ये कुछ रिस्ट्रिक्शंस की वजह से मेटल सरफेस से बाहर नहीं आ पाते। कुछ रिस्ट्रिक्शंस की वजह से मेटल सरफेस से बाहर नहीं आ पाता है। ध्यान रखिए, नॉर्मल कंडीशन में आपको इलेक्ट्रॉन दिखता है क्या? कोई भी मेटल उठा लो आप आयरन की रॉड उठा लीजिए, आप स्टील की प्लेट उठा लीजिए, क्या आपको उसके अंदर या उसके सरफेस पर इलेक्ट्रॉन बाहर दिखाई पड़ता है क्या गाइस? मैंने तो नहीं देखा।
आई होप आपने भी नहीं देखा होगा। तो नहीं दिखता, क्यों नहीं दिखता उसका रीजन है, ध्यान देखिए थोड़ा सा रीजन उसको मैं समझाने की कोशिश करता हूं आपको क्यों नहीं दिखता। तो इलेक्ट्रॉन यहां पर देखिए रैंडमली मूव कर रहे हैं, तो मान लीजिए इसमें से रैंडम मूव करते करते एक इलेक्ट्रॉन का मन ललचाया और वो मेटल सरफेस से कूद के बाहर आया। इलेक्ट्रॉन का मन ललचाया और वो मेटल सरफेस से कूद करके कहां आया गाइस, बाहर आया। वो बाहर आया तो क्या हुआ, जैसे ही बाहर आएगा तो इलेक्ट्रॉन का नेचर कैसा है, इलेक्ट्रॉन का नेचर कैसा है, नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन का नेचर है नेगेटिव, और इस नेगेटिव नेचर होने की वजह से जैसे ये बाहर आएगा तो क्या होगा, इस मेटल सरफेस के ऊपर, इस मेटल प्लेट के ऊपर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी अकर हो जाएगी। क्या हो जाएगी बच्चों, इस मेटल प्लेट के ऊपर इलेक्ट्रॉन की कमी, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी अकर हो जाएगी। और जैसे ही इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो क्या आपने ये चीज पढ़ी हुई है कि जिस मैटर के अंदर इलेक्ट्रॉन की कमी होती है वो पॉजिटिवली चार्ज बॉडी कहलाती है। करेक्ट है, चमका, बिल्कुल चमकना चाहिए। जैसे ही ये नेगेटिव इलेक्ट्रॉन बाहर आने की कोशिश करेगा तो आपका मेटल सरफेस जो है वो एक पॉजिटिव बॉडी की तरह, पॉजिटिव चार्ज बॉडी की तरह एक्ट करेगा, और ये पॉजिटिव चार्ज बॉडी नेगेटिव पर क्या करेगी, वापस फोर्स लगाएगी। कैसा, अट्रैक्टिव। और ये पॉजिटिव चार्ज बॉडी नेगेटिव इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लगा करके इसे वापस अंदर खींचने की कोशिश करेगी और ये इसे बाहर नहीं जाने देगी। बात समझ में आई मेरे मित्रों, मेरे दोस्तों, क्लियर। ये पॉजिटिव चार्ज प्लेट इस नेगेटिव इलेक्ट्रॉन को बाहर नहीं जाने देगी ड्यू टू अट्रैक्शन इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। क्लियर है, ठीक है, समझ में आ रही बात आपको। क्या मैं फास्ट हूं बेटा, मैं फास्ट नहीं हूं, प्लीज ध्यान रखिएगा इस चीज को। ये वो चीजें हैं जो बेसिक चीजें हैं, क्लियर है। इन बेसिक चीजों को जितना जल्दी हम अडॉप्ट करें, समझें और अपने मेन टॉपिक पर आए, उतना हमारे लिए बेनिफिशियल है, क्लियर है। क्योंकि समय की पाबंदी रहती है, तो इन बेसिक चीजों को जितना जल्दी हम अडॉप्ट करके हम आगे बढ़ेंगे ना गाइस, हमारे लिए उतना अच्छा है, क्लियर है। तो अगर मैं फास्ट हूं तो आप मुझे बिल्कुल बता सकते हैं, हम इससे भी स्लो चीजों को समझ सकते हैं, ध्यान रखिएगा, क्लियर। लेकिन आई होप क्योंकि आप इतने समझदार बच्चे हो चुके हैं, आप इतने स्टूडेंट अच्छे बच्चे हो चुके हैं कि ये चीजें आपको समझ में आनी चाहिए, क्लियर है। मैं उम्मीद करता हूं बिल्कुल समझ में आएगी। तो आपको ये चीज समझ में आई बेटा कि नॉर्मल इलेक्ट्रॉन जो है वो मेटल सरफेस को छोड़ के बाहर नहीं निकल सकता, क्लियर है, ठीक है। देख सकते हैं आप, इसे नोट करना चाहें तो नोट कीजिए। तो इसको बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन मेटल सरफेस। तो मेटल सरफेस के ऊपर फ्री इलेक्ट्रॉन तो होते हैं और वो रैंडमली मूव भी करते हैं, कब, रूम टेम्परेचर पर। कहां पर, रूम टेम्परेचर पर। बट वो कुछ रिस्ट्रिक्शंस की वजह से, कुछ इस फोर्स को आप बेसिकली रीस्टोरिंग फोर्स भी बोल सकते हैं। आप क्या बोल सकते हैं, रीस्टोरिंग फोर्स। रीस्टोरिंग फोर्स की वजह से, मेटल सरफेस के रीस्टोरिंग फोर्स की वजह से ये इलेक्ट्रॉन अपना जो सरफेस है वो छोड़ के बाहर नहीं आ पाते। बात समझ में आ गई गाइस, क्लियर। तो ये बेसिकली कहलाता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन मेटल सरफेस। तो क्या आप इन इलेक्ट्रॉन्स को हम कभी बाहर नहीं निकाल सकते क्या, हम बाहर निकाल सकते हैं। और उस बाहर निकालने के कुछ बेसिक, ठीक है, मेथड्स भी होते हैं। अब नेक्स्ट जो हम क्लास लेंगे उस क्लास में हम समझेंगे कि इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स को मेटल सरफेस से बाहर निकालने के क्या बेसिक मेथड्स होते हैं गाइस। तो अगर आपको यहां तक समझ में आया, क्लियर है, तो प्लीज आप बने रहिएगा, अपना प्यार इसी तरह से सिग्मा क्लासेस जोधपुर के साथ बनाए रखिएगा और मेरे साथ बनाए रखिएगा। आज की क्लास के लिए मैं आपसे विदा लेता हूं। हमारी नेक्स्ट क्लास रेगुलर डेली क्लासेस होंगी बच्चों, क्लियर है, फ्रॉम 10th ऑफ जून। ध्यान रखिएगा, कब से होंगी बेटा, फ्रॉम 10th ऑफ जून से हमारी रेगुलर क्लासेस होंगी और इसी टॉपिक को हम आगे बढ़ाएंगे, क्लियर है। आई होप, मैं उम्मीद करता हूं आपको एक सेशन समझ में आया होगा और काफी इंजॉय किया होगा आपने। ओके, थैंक यू गाइस, आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, क्लियर है। शुभ रात्रि। ओके, थैंक यू।